नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, लिहाजा मास्क जरूर पहनिए। न्यूज 18 इंडिया इसके लिए कैंपेन चला रहा है, हैशटैग मास्क पहनो इंडिया। सावधानी इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है। और इसी के साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी हुई है बड़ी खबर ये कि हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई से सर्वे करवाने पर रोक लगा दी है। और इससे पहले वाराणसी के सीनियर डिविजनल सिविल जज ने एएसआई को सर्वेक्षण का आदेश दिया था। तो इस मामले पर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज इलाहाबाद हाई कोर्ट से है और यह खबर है कि हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई से सर्वे करवाने पर रोक लगा दी है। और इससे पहले वाराणसी के सीनियर डिवीजन सिविल जज ने एएसआई को सर्वेक्षण का आदेश दिया था। और अब इस पूरे मामले में कोर्ट के आदेश के बाद एक नया टर्न आता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट से संबंधित यह खबर, हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई से सर्वे करवाने पर रोक लगा दी थी। और इससे पहले वाराणसी के सीनियर डिवीजन सिविल जज ने एएसआई को सर्वेक्षण का आदेश दिया था। अजीत सिंह हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अजीत, इस फैसले का मतलब क्या है? देखिए, बिल्कुल प्रीति, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है ज्ञानवापी मस्जिद और वाराणसी काशी विश्वनाथ को लेकर, क्योंकि मंदिर पक्ष ने ये अपील की थी कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो मंदिर को तोड़कर बनाया गया था, लिहाजा वहां सर्वेक्षण कराया जाए। और सर्वेक्षण से एएसआई के सर्वेक्षण से ये पता चल जाएगा कि वहां वाकई में मंदिर था या मस्जिद था। लेकिन सिविल जज सीनियर डिवीजन ने यह आदेश कर दिया था कि एएसआई से सर्वेक्षण कराया जाएगा और उसके बाद ये तय होगा कि वो जगह किसकी है। जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में मस्जिद पक्ष यानी जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसकी इंतजामिया कमेटी ने अपील की थी। उसके उस पूरे मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदेश पर स्टे दे दिया, यानी रोक लगा दिया। इस आदेश का मतलब ये है कि अभी फिलहाल एएसआई ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण नहीं करेगी, उसके नीचे खुदाई नहीं करेगी। हालांकि इसका एक मामला वाराणसी के सेशन कोर्ट में सुरक्षित भी है। एक आदेश सिविल जज सीनियर डिवीजन की तरफ से किया गया था कि एएसआई इसका सर्वेक्षण करेगी, लेकिन फैसले को रिजर्व भी रखा गया है। लिहाजा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सीधे तौर पर यह कह दिया कि अब इस पे स्टे दे दिया जाता है। तो फौरी तौर पर फिलहाल ज्ञानवापी मस्जिद के इंतजामिया कमेटी को राहत मिल गई है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है यानी मंदिर पक्ष है, वो अभी भी इस पूरे फैसले के खिलाफ अपील में जाएगा। और जो फैसला वाराणसी के कोर्ट में रिजर्व है वो फैसला भी जब आएगा तो वो भी देखने वाली बात होगी कि पूरा का पूरा फैसला क्या आता है। लेकिन प्रीति, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, न्यूज 18 इंडिया अपने दर्शकों को यही बताना चाहता है कि ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी के एएसआई के सर्वेक्षण के आदेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। यानी अब अगली बड़ी खबर अजीत जो आप बता रहे हैं, एक बार फिर से व्यूअर्स को बता दें, हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई से सर्वे करवाने पर रोक लगा दी है। और इससे पहले वाराणसी के सीनियर डिवीजन सिविल जज ने एएसआई को सर्वेक्षण का आदेश दिया था। अजीत, दोनों पक्षों की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है? हालांकि अभी बहुत फौरी तौर पर आया है ये फैसला। देखिए, बिल्कुल दोनों पक्ष की तरफ से सीधे तौर पर जो मस्जिद की पक्ष है उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जो फैसला हुआ वो ठीक है, लेकिन उसका सर्वेक्षण नहीं होना चाहिए। और वहां मस्जिद थी, मस्जिद पहले भी थी। लेकिन जो हिंदू पक्ष है यानी जो मंदिर पक्ष है उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि अभी पूरा फैसला नहीं आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर सिर्फ स्टे दिया है, ना कि पूरा फैसला सुनाया गया जो वाराणसी की कोर्ट में रिजर्व है। यानी अभी ये मामला लंबा चलने वाला है, सिर्फ अभी ये स्टे से खत्म होने वाला नहीं है। इसकी अपील भी होगी और आगे दूसरे फैसले भी देखने को मिलेंगे प्रीति, क्योंकि इस पूरे मुद्दे को मंदिर पक्ष ने उठाया और उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई है वो मंदिर की जगह थी, उसे तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई है। लिहाजा एएसआई का सर्वेक्षण जरूरी है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए और ये पता चल जाए कि क्या जो मंदिर पक्ष दलील दे रहा है कि यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया था वो सही है। इसीलिए इंतजामिया कमेटी जो मस्जिद की है ज्ञानवापी, वो इसका विरोध कर रही है। और उसी विरोध के चलते उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में उस आदेश के खिलाफ अपील किया था, जिस पर स्टे देते हुए ये कह दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि अभी फिलहाल सर्वेक्षण एएसआई नहीं करेगी। चलिए अजीत, ये जो लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं इस पर भी हमारी निगाह रहेगी। फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी के लिए और इस पर आगे अपडेट के लिए आपके पास हम जुड़ेंगे।
बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से। 3 दिन के यूपी दौरे पर बाराबंकी पहुंचे एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठाते हुए केंद्र और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने आरोप लगाया कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से देश में सेक्युलरिज्म को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। ओवैसी यहीं नहीं रुके और विवादास्पद बयान कहा है उन्होंने कि 2014 में दलित और मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के जरिए मारा जा रहा है। 2014 से हम देख रहे हैं कि कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर खास तौर से मुस्लिम और दलितों को निशाना बनाया जाता है। हमने देखा कि जब इखलाक को मारा गया था यही उत्तर प्रदेश में, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं और जनाब शौकत साहब इखलाक के घर को मिलने गए थे। मेरी इन आंखों में आज भी इखलाक की मां की वो मायूसी है। आप सिर्फ वोट डालते आए इन तमाम लोगों को, मगर ने सोचा कि आपको क्या मिला? क्या मिला? उत्तर प्रदेश में 60 साल से आप सेकुलरिज्म के नाम पर वोट डालते आए हैं। आप में हिम्मत नहीं है नेता बनने की? क्या आप डरते हैं किसी से? तो फिर नेता बनो। कब तक ये कैदियों की जंजीरों को देखकर तुम इनको वोट डालते रहोगे? तोड़ो इन जंजीरों को। हम एक आजाद कौम है भारत में। मैं नाम लूंगा मुसलमानों का जब तक जिंदा रहूंगा। इसलिए और ओवैसी के इसी बयान पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत जुड़ रहे हैं। अजीत, कल तक ओवैसी कह रहे थे कि मुसलमानों को हर पार्टी के नेताओं ने इस्तेमाल किया लेकिन उन्हें ताकतवर कभी नहीं बनाया और कभी भी मुसलमान नेता नहीं बनकर उभरे। ऐसे में आज वो मॉब लिंचिंग पर ओवैसी जिस तरह बयान दे रहे हैं, इसके मतलब क्या है? देखिए प्रीति, बिल्कुल ओवैसी को इस बात का पूरा इल्म है कि उत्तर प्रदेश में अगर उन्हें सियासत करनी होगी तो उन्हें हिंदू मुस्लिम करना होगा। इसीलिए जब वो उत्तर प्रदेश आए, अपने पहले दिन 2 दिन पहले जब वो अयोध्या की रुदौली गए थे तो वहां उन्होंने कहा कि मुसलमान जीतेगा उत्तर प्रदेश का। यानी पहले ही दिन पोलराइजेशन का काम उन्होंने शुरू कर दिया और ये भी कहा कि जिसका नाम कुलदीप होगा, जिसका नाम अजय होगा, वो जो है जिसका नाम संगीत होगा, सुरेश होगा, वो बढ़िया लोकप्रिय नेता होगा, लेकिन जिसका नाम मुख्तार होगा, साहब होगा, अतीक होगा, वो गुंडा होगा। यानी वो पूरा का पूरा अपने समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आज उन्होंने जो बयान दिया कि 2014 से लेकर अब तक जितने भी मॉब लिंचिंग में लोग मारे गए हैं वो मुसलमान और दलित हैं। यानी मुस्लिम लीडरशिप को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि मुसलमानों के पास कोई लीडरशिप नहीं है। तो वो वैसे जो पोलराइजेशन का खेल है उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर अपनी सियासी जमीन उन्हें मजबूत करनी होगी तो उन्हें धर्म यानी मजहब की आड़ लेनी पड़ेगी। और यही वैसी बखूबी कर रहे हैं, मंचों पर जा रहे हैं, आग उगल रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 2 मंत्रियों ने हमला बोलते हुए कहा कि वो साइबेरियन पक्षी हैं और मेढक की तरह 4.5 साल बाद आए हैं और फिर चले जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने प्रीति ये भी कहा कि अगर ओवैसी अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं लगाते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन ओवैसी जिस तरह हिट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को, यूथ मुस्लिमों को, अतीक के परिवार को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और उसी समय ये बयान दिया था। अगर अजीत वो यहीं नहीं रुके हैं, मॉब लिंचिंग पर तो उन्होंने बयान दिया है, लेकिन इससे पहले मंगलवार को अयोध्या में रैली के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने आतंकवाद पर भी विवादास्पद बयान दिया था। जिस किसी पॉलिटिशियन का नाम प्रज्ञा होगा, अजय होगा, कुलदीप होगा, संगीत होगा, सुरेश होगा, कपिल होगा, वो लोकप्रिय नेता होगा। और जिसका नाम अतीक होगा, जिसका नाम शहाब होगा, जिसका नाम मुख्तार होगा, वो बाबुली हो जाएगा। ये रियलिटी है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। तो सीधे टारगेट करते हुए ओवैसी किस तरफ दिख रहे हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी पर रख रहे हैं, वो साफ नजर आ रहा है। इधर मॉब लिंचिंग पर असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर यूपी सरकार के मंत्रियों ने क्या कहा है, आइए सुनिए। उस पर हम बताएंगे। दरअसल मॉब लिंचिंग पर किस तरह से उन्होंने कहा कि उन्हें दुख होता है, अखलाक की याद आ जाती है और मॉब लिंचिंग में शिकार उन लोगों का जिक्र किया, उनके समुदाय का जिक्र किया जिसको लेकर ध्रुवीकरण की राजनीति करते हुए वैसी नजर आए। लेकिन उन पर रिएक्शंस भी आए हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के, आइए सुने। साथ आते और जाते हैं और आज जो बात इन्होंने करी है ये आज खुदाई ठेकेदार हैं। इनको कहते हैं ना, ये अल्लाह मियां के ठेकेदार बनकर निकले हैं मुसलमानों की हिमायत में।
और इन्हें ये नहीं पता है कि ये हिंदुस्तानियों के खिलाफ बात कर रहे हैं। वो चाहे कोई भी हिंदुस्तानी हो, आप अगर दलितों की बात कर रहे हैं तो जितने आंकड़े आपने इनको बताए हैं ये खूब जानते हैं। 3000 सांप्रदायिक दंगे, लिंचिंग के 3000 से ज्यादा केसेस कांग्रेस के रिजिम में देश भर में हुए, उस पर ये चर्चा नहीं करेंगे। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जम्मू कश्मीर पर अमित शाह की बैठक हो रही है, गृह मंत्री की बैठक हो रही है और गृह मंत्रालय में इस बैठक के होने की जानकारी मिल रही है। बैठक में सुरक्षा पर चर्चा हो सकती है। लगातार जिस तरह की जानकारियां मिल रही हैं, जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह गृह मंत्रालय में बैठक शुरू हो चुकी है। एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। शैलेंद्र वांगू हमारे सहयोगी, उनकी खबर है ये जिसके आधार पर जानकारी मिल रही है। शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, बैठक से संबंधित क्या खबर? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि ये बैठक तब हो रही है जब अफगानिस्तान में अब तालिबान का कब्जा हो चुका है और हक्कानी नेटवर्क जैसे से जो कुछ लीडर्स हैं उनको मंत्री भी बनाया गया है। जाहिर तौर पर भारत के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बनी हुई है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात को देखने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें खुद एलजी मनोज सिन्हा मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। वहीं इस बैठक में आर्मी चीफ यानी कि जो बॉर्डर्स पर जो सिक्योरिटी रहती है, सीमा पर जो सुरक्षा रहती है एलओसी पर खासतौर से, आर्मी चीफ भी इस बैठक में मौजूद हैं। रॉ और आईबी के चीफ भी मौजूद हैं और वहीं जो आला अधिकारी जम्मू कश्मीर और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में है वो भी इस बैठक में मौजूद है। तो माना जा रहा है कि सुरक्षा के हालात को देखते हुए खासतौर से इन्फिल्ट्रेशन को कैसे रोका जाना चाहिए। और ये भी खबरें पिछले दिनों आ रही थी कि नॉर्दर्न कश्मीर में जो विदेशी आतंकी है उनका जमावड़ा बढ़ गया है। तो ऐसे में तमाम पहलुओं पर इस बैठक में माना चर्चा आज हो रही है और इसके दौरान विकास की जो योजनाएं हैं उन पर भी चर्चा होगी। और ये बैठक ऐसे वक्त में शैलेंद्र हो रही है जब लगातार अफगानिस्तान में तालिबान के साथ कितनी बड़ी भूमिका पाकिस्तान निभाता आ रहा है। पाकिस्तान किस तरह से स्ट्रैटेजिक मूव ले रहा है, वो भले ही इस बात से इनकार करे, लेकिन सच तो ये है कि तमाम दुनिया भर की एजेंसियां पाकिस्तान के तालिबान के साथ देने की गवाही दे रही हैं रिपोर्ट्स के हवाले से। देखिए, इस पूरे मामले में अफगानिस्तान को लेकर सबसे बड़ी भारत की चिंता जो पब्लिक डोमेन में भी अब आ चुका है कि लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों को पनाह ना मिले, क्योंकि ये वो आतंकी संगठन है जो लगातार कश्मीर में और भारत पर निशाना साधते आए हैं। तो ऐसे में इसको लेकर कल भी जो बैठक हुई है एनएसए अजीत डोभाल की और रशियन सेक्रेटरी की, उसमें भी लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों जिनका सीधा पाकिस्तान से संबंध है उसको लेकर चर्चा हुई थी। लेकिन माना जा रहा है कि क्योंकि इनका बहुत ज्यादा डोमिनेंस जम्मू कश्मीर में भी है, इन्फिल्ट्रेशन जो होती है उसमें हाल फिलहाल में ये भी बताया जा रहा है कि लश्कर, जैश और अलबद्र के आतंकियों की घुसपैठ कराई गई थी। तो ऐसे में सुरक्षा परिस्थिति को देखते हुए किस तरह से सिक्योरिटी ग्रिड को और मजबूत किया जाना चाहिए, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा हो। जी, शुक्रिया शैलेंद्र। जी हाँ, वायरल बुखार से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद कई राज्य अब रहस्यमयी बुखार की चपेट में हैं और इस रहस्यमयी बुखार का सबसे ज्यादा असर बच्चों में देखा जा रहा है। इस नई बीमारी के सबसे ज्यादा मरीज उत्तर प्रदेश में सामने आ रहे हैं। राज्य के 58 जिले इसकी चपेट में हैं। फिरोजाबाद के अलावा आगरा, नोएडा, मथुरा और दूसरे जिलों में भी ये रहस्यमयी बीमारी तेजी से फैल रही है। कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यूपी के 5 जिलों की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां पर ये वायरल बुखार बच्चों के लिए आफत बना हुआ है। और सबसे ज्यादा जिन हिस्सों में असर हो रहा है उसमें उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद, आगरा, नोएडा, ललितपुर, बागपत के इलाके शामिल हैं। आलम यह है कि 80% जो चाइल्ड वार्ड के बेड हैं वो इन्हीं बच्चों से घिरे हुए हैं जो इस वायरल बुखार की चपेट में हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रहस्यमयी बुखार ने लोगों में कहर बरपाया हुआ है। फिरोजाबाद की हालत तो सबसे ज्यादा खराब बताई जा रही है। जिले के कई गांवों में रहस्यमयी बुखार से हाहाकार है, क्योंकि अब तक इस बीमारी की चपेट में आकर 51 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 40 बच्चे शामिल हैं। चिंता की बात यह है कि इस बीमारी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, जिससे अस्पताल में मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है।
तो मरीजों की भीड़ बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ प्रशासन की शासन की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। ये वायरल बुखार कैसे लगातार तेजी से प्रकोप बढ़ा रहा है अपना, और बहुत चिंता की बात इस लिहाज से कि बच्चे इसके टारगेट पर है। बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। 80% ऐसे वार्ड हैं जो कि चाइल्ड वार्ड हैं और वहां के बेड पूरी तरह से भर गए हैं बच्चों की वजह से ही। बच्चे इस बीमारी की चपेट में इतने ज्यादा आ रहे हैं, और जो आंकड़े आ रहे हैं बता रहे हैं कि लगातार जो 51 बच्चों की मौत हुई है, 51 लोगों की मौत हुई है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 40 बच्चे ही हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि ये वायरल बुखार बच्चों को बहुत तेजी से पकड़ रहा है, और अभी तक इसके बारे में कोई भी ठीक से जानकारी हासिल नहीं हो पा रही है कि ये कितना खतरनाक है। जहां हम लगातार ये समझ रहे थे कि थर्ड वेव कोरोना की आएगी, और उस वेव के दरमियान ये वायरल बुखार एक बड़ी चुनौती है शासन और प्रशासन के लिए। फिरोजाबाद के जिला अस्पताल की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर अस्पताल परिसर के अंदर मरीजों के जो परिवार वाले हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और अस्पताल उनको लाया जा रहा है। एक ऐसा ही परिवार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रूह कांप जाएगी ये तस्वीरें देखकर आप की, और किस तरीके से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार समेत कई जगहों पर, कई राज्यों में, कई जिलों में इस तरीके की स्थिति है कि वायरल बुखार या फिर डेंगू लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, और खास करके बच्चे इस चपेट में आ रहे हैं। और इनके भी बेटे की मौत हो गई। कितना बड़ा बच्चा, कितना उम्र है? 20 साल का बेटा है मेरे। क्या हुआ था? इंजेक्शन लगा बुखार को, ताई में खत्म है, डॉक्टर ने कहा मके ने दवाई दिया था, इन्फेक्शन है सही खत्म है, पूरी रात में दाल में ले दिया। बुखार आ रहा था? बुखार एक दिन आया हुआ बस। एक दिन हम जिंदगी लड़ा दुकान पे रहते तू दवाई ले आ, एक दिन बुखार आओ, एक दिन हमारे यहाँ से इंजेक्शन लगाया था, तो बेटा मेरे छोड़ के चलो गो। अरे मैया, अरे कल बुखार आओ, सोई दवाई दिलावे भेजो, उसमें इंजेक्शन लगा दो डॉक्टर ने। कोई इंजेक्शन करवा जाने काबू का खून टपकता रहो पट्टी में, कोई खत्म है गो, यहाँ लेके आए रास्ते ही खत्म। बेटा ही संग ये देखिए कि 25 से 26 साल उम्र बेटी की थी, और यहाँ पर इनका कहना है कि बुखार आया था एक दिन है, और यहाँ पर अस्पताल में लाया गया इलाज के लिए, और उसके बाद फिर उनकी डेथ हो गई। तो इस तरीके की स्थिति है पूरे जिला अस्पताल में, पूरे जिले में, और लगातार मरीज यहाँ पर बीमार मरीजों को लेके आया जा रहा है, और खास करके बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। ये वायरल फीवर या फिर डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। फिरोजाबाद जिले में रहस्यमयी बीमारी के बढ़ते प्रकोप पर न्यूज 18 की टीम ने नगर निगम आयुक्त प्रेरणा शर्मा से बातचीत की, जिसमें उन्होंने इस बीमारी पर जल्द से जल्द काबू करने का भरोसा दिया है। लेकिन मैम, इस तरीके की जब बीमारी होती है, खास करके डेंगू, मलेरिया और इस तरीके की, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबसे पहले उंगली नगर निगम के ऊपर उठती है। जब इतनी तैयारियां की गई तो फिरोजाबाद में ऐसी स्थिति क्यों हुई? देखिए, नगर निगम फिरोजाबाद का एक पिक्यूलियर जो फीचर मुझे लगा यहाँ पे वो ये है कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक, पहला कि जो रैपिड ग्रोइंग अर्बनाइजेशन है, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉलोनीज़ में अवस्थापना सुविधाएं नहीं हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पे वाटर स्टोरेज बहुत होता है घरों में, एंड जैसा कि आप जानते हैं डेंगू इज़ मोस्टली अ फ्रेश वाटर मॉस्किटो, और वो स्टैगनेंट फ्रेश वाटर में अपने लार्वा उसका एग्जिस्ट करता है। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टीम आई थी, उनका भी जो कंटेनर इंडेक्स का रिपोर्ट आया, उसमें हाउसेज में लार्वा बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस दैट द आउटब्रेक इज़ ऑन अ लार्ज स्केल। फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द आउटब्रेक वी हैव बीन मैपिंग द एरियाज जहाँ पे आउटब्रेक आया है, और वहाँ पे हमने SOP जो निर्धारित SOP है उसके हिसाब से एंटी लार्वा फॉगिंग और फॉगिंग का पूरा काम कराया है। और वन थिंग दैट इज़ preventing us, I would say in a way, is that कि बहुत स्पोराडिक रेन्स हो रही हैं, 2-2, 3-3 दिन के गैप पे रेन्स हो रही हैं, जिसकी वजह से the water is again getting deposited। फिरोजाबाद जिले के कई गांव इस रहस्यमयी बीमारी की चपेट में हैं। कई परिवार अपने मासूम खो चुके हैं। गांव की हकीकत जानने के लिए न्यूज 18 की टीम इलाके में मौजूद नगला गोकुलपुर गांव पहुंची, जहां टीम ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ पूरे गांव में वायरल फीवर के बढ़ते प्रकोप को समझने की कोशिश की है। हम पहुंचे हैं फिरोजाबाद के
एक गांव नगला गोकुलपुर में, यहां पर चीफ मेडिकल ऑफिसर जो जिले के हैं वो पहुंचे हैं, गांव का मुआयना कर रहे हैं और गांव में आखिर में ये स्थिति क्यों हो रही है, क्या है ग्राउंड स्तर पर स्थिति, ये तमाम चीजों को लेकर जायजा ले रहे हैं पूरी टीम के साथ में डॉक्टर डीके प्रेमी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि यहाँ पर आप इस गांव में आए हैं, पानी हम देख रहे हैं कि गंदा पानी है, यहाँ पर भी मच्छर पनप सकता है। हालांकि कहा जाता है कि साफ पानी में डेंगू का मच्छर वो पनपता है, लेकिन इस पानी से जो मच्छर होगा उसकी वजह से क्या हो सकता है अगर काटता है वो किसी को? देखिए, यहाँ पे गंदे पानी की बात करें, क्यूलेक्स मच्छर और एनाफिलीज मच्छर पैदा होते हैं जिससे मलेरिया होने का चांसेस है। और एक चीज और है कि अगर हमने अभी घर कुछ विजिट किए हैं और यहाँ देख रहे हैं कि हर घर में एक बड़ा सा ड्रम रखा नीले रंग का, उसमें लोग पानी इकट्ठा करते हैं जिसमें फ्रेश पानी होता है, 4-4, 5-5 दिन का पानी होता है, उसे साफ नहीं करते हैं। उसमें देखा जा रहा है कि लार्वा भी अभी सामने घर है तो उसमें एडिस का लार्वा। यहाँ पे बात करें तो पानी में कोई बुलबुला सा छूटा, तो क्या ये मच्छर इसमें हो सकता है? नहीं, ये अभी जो दिख रहे हैं आप नीचे देखिए पानी के, यहाँ लार्वा घूम रहा है बीच बीच में। तो ये सब ये उसकी वजह से ये है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं और घर घर में, क्योंकि और इससे मलेरिया हो सकता है। जी, इससे मलेरिया हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, और भी गाँव में आप जा रहे होंगे? उत्तर प्रदेश के 2 जिले ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं और बीमारी ने टेंशन बढ़ाई है, वो है फिरोजाबाद और मथुरा। फिरोजाबाद में 51 लोगों की मौत की खबर है जिसमें 40 बच्चे शामिल हैं। लगातार अस्पतालों में लोग बीमारी की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। ऐसा ही हाल मथुरा का भी है जहां अस्पताल पहुंचने वाले लोगों में आधे से ज्यादा बुखार की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। और इन सब के अलावा यूपी में आगरा, मैनपुरी, एटा, कासगंज, इटावा, सीतापुर, बाराबंकी, श्रावस्ती, फर्रुखाबाद, बलिया और गौतम बुद्ध नगर भी ऐसे ही जिलों में हैं जहां बुखार के मरीजों की गिनती तेजी से बढ़ रही है और लोग समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर ये बीमारी क्या है। और इधर यूपी के फिरोजाबाद जिले में इस जानलेवा बुखार के फैलने के बाद लखनऊ से एक टीम पहुंची है। न्यूज़ 18 की टीम ने टीम में मौजूद डॉक्टर SN सिंह से बातचीत की है जिसमें उन्होंने इस बीमारी के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो यहाँ पर ज्यादातर जो मरीज हैं डेंगू, मलेरिया, स्क्रब टाइफस, क्या किस तरीके के मरीज हैं? यहाँ पे ज़्यादातर मरीज जो है वो डेंगू के हैं, डेंगू के मैक्सिमम पेशेंट्स हैं। बाकी कुछ मरीज हैं जो कि सिंपल जनरल वायरल के हैं, कुछ डायरिया के भी हैं, यही सब वैरायटीज़ हैं। स्क्रब टाइफस के एक पेशेंट जिसमें थोड़े लक्षण भी लग रहे थे उसकी पुष्टि भी हुई है। अच्छा, तो स्क्रब टाइफस के तो इसमें क्या लक्षण है? डेंगू, मलेरिया, इन सबसे अलग क्या है? इनके जैसे इसमें भी बुखार होता है, बुखार के बाद बदन में दर्द होता है, किसी किसी को एक रैश होता है, एक खास रैश होता है यूजुअली बाइट साइड पे, जहाँ पे ये जो माइट होता है उसके लार्वा के काटने से होता है। ये रिकेक्शिया बैक्टीरिया एक तरह का वो इंटर करता है शरीर में, तो जहाँ पे बाइट होता है वहाँ पे एक जो है निशान धब्बा जिसको स्कार कहते हैं, इशार कहते हैं, काले रंग का, वो बन जाता है। इसके अलावा जो कुछ बच्चों में थोड़े से सांस की भी समस्या होने लगती है इस बीमारी में, कुछ बच्चे में बेहोशी वगैरह हो सकती है और कभी लीवर पे भी असर आता है। तो ये क्या डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से ज़्यादा खतरनाक माना जाता है? खतरनाक, अगर इसे ज़्यादातर बच्चों में बहुत आसानी से अगर शुरू में ही इसको ट्रीटमेंट किया जाए तो बहुत इफेक्टिव होता है और उतनी ज़्यादा मार्टलिटी नहीं होती, और किसी किसी में वैसे भी ठीक हो जाता है और कुछ ही होते हैं जिसमें कि थोड़ा सा गंभीर रूप लेता है। यूपी और बिहार में वायरल फीवर से कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ये बीमारी क्या है इस पर कुछ भी अभी तक साफ साफ नहीं सामने आया है। कहीं डेंगू की बात सामने आ रही है तो कहीं वायरल फीवर का प्रकोप कहा जा रहा है। ये रहस्यमयी बीमारी क्या है इसे जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम दिल्ली के चाचा नेहरू अस्पताल के लैब में पहुंची, जहां मौजूद डॉक्टर्स की टीम ने इस बीमारी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। किस तरीके से डेंगू का टेस्ट किया जाता है? ये डेंगू में हम पहले पेशेंट का खून का सैंपल लेते हैं जिसको हम सीरम वाइल में लेते हैं या प्लेन वाइल जो येलो वाले होते हैं, उसमें सेपरेट अपने आप सीरम हो चुका होता है। जो सीरम होता है उससे हम फिर टेस्ट लगाते हैं एलाइजा में।
डेंगू में 2 तरीके का टेस्ट, एक होता है NS1 और एक होता है IgM। पहले 2 दिन के बुखार में हमें करना होता है NS1, 2 से 3 दिन। उसके बाद 3 से 5 दिन का या 6 दिन का बुखार होता है, तब हम करते हैं IgM डेंगू के लिए। दोनों ही ELISA बेस्ड टेस्ट है, जो ये इस किट के थ्रू लगाए जाते हैं। इसमें अलग अलग रिएजेंट्स आते हैं, वो एक एक करके लगाते हैं। टोटल टेस्ट 4 घंटे लेता है। अच्छा, तो ये टेस्ट से डेंगू का आप पता करते हैं कि डेंगू है पेशेंट को नहीं। और प्लेटलेट्स का क्या रोल रहता है? प्लेटलेट्स का डिपेंड करता है गिरने कब शुरू होंगे। पहले दिन कराने का कोई फायदा नहीं होता। जनरली चौथे से 5वें दिन जो होता है प्लेटलेट का गिरना शुरू होता है खून में। अगर पेशेंट का फीवर हाई ग्रेड परसिस्ट कर रहा है उसको अस्पताल की जरूरत पड़ रही है, तब 4 से 5वें दिन पे प्लेटलेट्स का कराया जाता है। तो ठीक है, तो आप बता रहे हैं ये जो वाइल यहाँ से जो यहाँ पर वाइल मौजूद है, उनसे इसमें एक एक स्टेप में ये करेंगे। अच्छा। पहले एक बार करेंगे, फिर रिएजेंट डालेंगे, फिर अगला करेंगे, फिर रिएजेंट। तो ठीक है, अभी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रोसेस यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक वाइल से इन्होंने सीरम को ले रहे हैं, और ये आप देख रहे हैं कि इन्होंने अब ये प्रोसेस को शुरू कर रहे हैं, जिसमें ये वाइल से सीरम सबसे पहले ले रहे हैं और ये ELISA टेस्ट किया जा रहा है। हाँ, ये ELISA टेस्ट कर रहे हैं। इसमें हमारी ऑलरेडी पहले शीट बनी होती है, जिसमें हमें लिखना होता है कौन सा सैंपल किधर जा रहा है, कंट्रोल्स की जगह होती है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल्स लगते हैं। फिर ये पूरा 4 घंटे के अलग अलग रिएजेंट डालेगी। पहले भी ये पूरी प्लेट में सारे पेशेंट्स का सीरम डालेगी, फिर उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। हम लोग इंक्यूबेट करते हैं, जिसे कहते हैं कि इसमें सीरम को बैठने देते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, एक एक रिएजेंट जो हमारे को किट में लिटरेचर आता है उस तरीके से डालेंगे, वॉश करेगी, बार बार करेगी, और ये 4 से 5 घंटे में हम एक मशीन में डालते हैं, जिसको बोलते हैं ELISA रीडर। उसमें हम टेस्ट को देखते हैं क्या है ये। तो यहाँ पर बहुत साफ शब्दों में अगर समझे तो वहाँ से इन्होंने वाइल लिया है, इस पे स्प्रेड किया है। ये जो आपको दूसरी तरफ रीजेंट्स दिख रहे हैं, ये एक पूरा डेंगू का किट है। किस तरीके से डेंगू का टेस्ट किया जाता है, तो इन रीजेंट्स को इसमें डाला जाता है और 4 घंटे ऑब्जर्व करने के बाद इसके जो नतीजे वो आते हैं। उत्तर प्रदेश में वायरल फीवर के बढ़ते प्रकोप पर न्यूज 18 की टीम ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरे राज्य में इस बीमारी से निपटने के लिए सरकार ने अभियान शुरू किया है और जल्द ही इस जानलेवा बीमारी पर काबू पा लिया जाएगा। हमारे साथ बातचीत के लिए स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह मौजूद है, क्योंकि 1358 के आसपास रोगी हैं और 58 जिले हैं। सर, कितने रोगी और कितने जिले? अभी तक जो सूचना प्रतिदिन हम लेते हैं तो 58 जनपद हैं, और कल का जो हमको आंकड़ा था उसमें 58 जनपद में 129 पेशेंट्स नए आए थे, और सब मिला के 1374 केसेस अभी तक आए हुए हैं। सर, फिरोजाबाद और मथुरा इसमें संदिग्ध डेंगू का वायरल हुआ, उसमें कई सारी मौतें भी हुई, तो उसको लेकर कितनी तैयारी सरकार की? हाँ, देखिए, इसमें मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि फिरोजाबाद का जब घटना हुआ था तो तत्कालीन उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुँचे थे संज्ञान लेके, और उन्होंने उसका जो दिशा निर्देश दिया था उसके हिसाब से किए थे। उसमें 2 बात उभर के आई कि एक तो जिन बच्चों का मृत्यु हुआ था, जिन पुरुषों का या जो और अन्य बड़े लोग का मृत्यु हुआ था, वो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में हुए थे, और उसके बाद कुछ अपने घरों में हुआ था। क्योंकि ये मृत्यु प्राइवेट हॉस्पिटल और घरों में होता, इसका प्रमाणित नहीं हो पाया कि ये डेंगू है कि नहीं, क्योंकि इनके सैंपल नहीं लिए जा पाए। आज राजस्थान के बाड़मेर में पाकिस्तान सीमा से महज 40 किलोमीटर दूर एयरफोर्स ने अपना दम दिखाया। बाड़मेर में पहली बार हाईवे पर वायुसेना के लड़ाकू विमान उतरे। सुखोई और जगुआर के अलावा एयरफोर्स के मालवाहक विमान हरक्यूलिस और AN-32 ने भी हाईवे पर लैंडिंग की, और इसके अलावा एयरफोर्स का Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर भी हाईवे पर उतरा, जिसके लिए हाईवे पर इमरजेंसी एयर स्ट्रिप तैयार की गई है। आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया। 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप को इस तरह से तैयार किया गया कि उस पर लड़ाकू विमान लैंड करवाए जा सके। तो बेहद शानदार तस्वीरें, और इन शानदार तस्वीरों के गवाह बने हैं हर हिंदुस्तानी। आज बाड़मेर के पाकिस्तान सीमा से महज 40 किलोमीटर दूर एयरफोर्स में अपना दम दिखाने की तस्वीरें
बाड़मेर में पहली दफे हाईवे पर वायुसेना के लड़ाकू विमान उतरे हैं, जिसमें सुखोई और जगुआर के अलावा एयरफोर्स के मालवाहक विमान हरक्यूलिस और AN-32 ने भी हाईवे पर लैंडिंग की है। और इसके अलावा एयरफोर्स का Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर भी हाईवे पर उतरा और इसके बाद हाईवे पर इमरजेंसी एयर स्ट्रिप को तैयार किया गया था। आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया। 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप को इस तरह से तैयार किया गया है, उस पर लड़ाकू विमान आसानी से लैंड करवाए जा सके। तो ये तस्वीरें देश के लिए गर्व की तस्वीरें हैं, वो इस लिहाज से क्योंकि किसी भी आपात स्थिति में यही वो लड़ाकू विमान होंगे जो भारत की आन बान शान के लिए लड़ेंगे। और उनके लिए किस तरह से बाड़मेर में एक विशेष तौर पर एयर स्ट्रिप को तैयार किया गया है। और ये पूरी जो कवायद थी वो इस लिहाज से बेहद जरूरी थी कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं हर हालात के लिए, हम तैयार हैं हर उस चुनौती के लिए, उस देश से जो आंखें तरेर कर कभी देखेगा तो ये लड़ाकू विमान उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। सेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान में कई स्थानों पर इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का निर्माण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर और हमारे सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी की देखरेख में यह सब सारा काम देश भर में हो रहा है। इससे जहां पर हमारी सेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बढ़ेगी, वहीं पर मैं समझता हूं प्राकृतिक आपदा की घड़ी में जनता को राहत पहुंचाने में भी एक बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि मेरा यह मानना है कि जो आपदा का काल होता है उसका युद्ध काल से वह कम नहीं होता, गंभीर नहीं होता है। और उस समय भी सहयोग, सहायता जल्द से जल्द पहुंचाना यह शासन का दायित्व होता है। तो राजस्थान से ये बाड़मेर से ऐतिहासिक तस्वीरें आई हैं और हर हिंदुस्तानी इन तस्वीरों का गवाह बना है। हाईवे पर फाइटर प्लेन, बाड़मेर में नेशनल हाईवे पर एयरफोर्स के विमान, हाईवे पर लड़ाकू विमानों का फ्लाई पास्ट और सुखोई 30 जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों की लैंडिंग, वायुसेना के कार्गो विमान की भी लैंडिंग, एयरफोर्स के लिए इमरजेंसी एयर स्ट्रिप तैयार, नेशनल हाईवे पर एयर स्ट्रिप। और इसके साथ ही तस्वीरें देखिए बाड़मेर में किस तरह से खास तौर पर इस रनवे को तैयार किया गया था। बाड़मेर में नेशनल हाईवे पर रोड रनवे, हाईवे पर वायुसेना के विमान, NH-925 पर बनाई गई एयर स्ट्रिप, हाईवे पर 4 किलोमीटर लंबी है ये एयर स्ट्रिप। NHAI और वायुसेना ने मिलकर एयर स्ट्रिप को तैयार किया और बाड़मेर में ऐतिहासिक तस्वीरें दर्ज हुई। बाड़मेर हाईवे पर देश की पहली लैंडिंग स्ट्रिप का उद्घाटन हुआ है और इस उद्घाटन के समारोह में रक्षा मंत्री और सड़क परिवहन मंत्री दोनों ही शामिल रहे। डे है इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी बैटरी से चलने वाले गाड़ियां जो प्रदूषण नहीं करती। इलेक्ट्रिक व्हीकल डे पर जियो और ब्रिटिश पेट्रोलियम ने ब्लू स्मार्ट कंपनी के साथ करार किया। इस करार के तहत जियो BP पूरे देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलवाने वाली ब्लू स्मार्ट के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी। जियो BP रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटिश पेट्रोलियम का जॉइंट वेंचर है, जबकि ब्लू स्मार्ट बैटरी से चलने वाली गाड़ियों का देश का पहला और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। समझौते के तहत जियो BP और ब्लू स्मार्ट अब पूरे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क बनाएंगे। ब्लू स्मार्ट दिल्ली NCR में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सबसे बड़ा नेटवर्क चलाती है और इस समझौते के बाद ब्लू स्मार्ट देश के दूसरे शहरों में अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल नेटवर्क बढ़ाएगी, जबकि जियो BP उन शहरों में इलेक्ट्रिक चार्जिंग नेटवर्क तैयार करेगी। और इस समझौते के बाद चार्जिंग स्टेशन बनाने की शुरुआत दिल्ली NCR से की जाएगी। हर स्टेशन पर एक